Stop talking. So prism का ये front cross sectional view is the base. एक रेज अगर ऐसे जाएंगे, refracting surface, this is the angle of prism. Angle of prism अगर 14 डिग्री से कम हो तो भी बोलेंगे थिन प्रिज्म है, अदरवाइज थिक प्रिज्म है। तो एक प्रिज्म से एक रे जा रहा है, इंसिडेंट रे, लेकिन ये मोनोक्रोमेटिक लेंथ होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ वाला। अगर व्हाइट लाइट जाएंगे तो उसमें एक रेंज ऑफ वेवलेंथ है और डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेंगे सभी में, सबके स्पीड भी डिफरेंट मिलेंगे। जब यहाँ पे गया तो फिर एक, अगर इसे कंप्लीटली निकलना होता तो बिल्कुल ऐसे चले जाते, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं जा पाएगा। व्हाट विल हैपन? रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसमें एक रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन देखने के लिए हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है, ये नॉर्मल हो गया। एंड दिस एंगल इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है हमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, दिस इज द इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल की तरफ, ये इस तरफ एयर है और इस तरफ जो मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है, इसकी रिफ्रैक्टिव, जो मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है। शायद मैंने कुछ ठीक से नोट करना शुरू करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, मैं फिर से बोलूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मेटेरियल इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज द एवरेज वैल्यू, जो डिपेंड करता है डिफरेंट वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन इनवर्सली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलमोस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, है ना। चल के देखेंगे आगे, बताऊंगा मैं इस पे। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है भाई? मीन रिफ्रैक्टिव। जो हर मटेरियल की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो एक मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। स्पेस बनाओ भाई, तो ये स्पेस बनाओ, बोलो भाई ये क्या होना चाहिए इसके साथ? इट विल बेंड, ऐसे बेंड कर जाएंगे कुछ ऐसे। दिस एंगल इज आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नोट करते जाइए साथ साथ। अब यहां से भी बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं जा पाएगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये ला नॉर्मल, नॉर्मल है नहीं, अच्छे नॉर्मल नहीं बना, बढ़िया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये रहा, ओके, इट्स नॉर्मल। इस एंगल को हम R1 बोल देते हैं, पहले वाले को, और फिर रेज ऐसे नहीं आ पाएगा। फिर फाइनली ये बता दीजिए कि अब रेज कैसे जाना चाहिए। अब तो ऐसे नहीं निकल पाएगा। व्हाट विल हैपन टू दिस? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि फिर से एयर में आ गया तो दिस वे ऐसे निकल गया। दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस ई। और R1 और R के रेस्पेक्ट में हम इसको बोल सकते हैं, तुम R1 हो तो ये वाली एंगल को, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस पॉइंट के लिए, उसको हम R2 बोल देते हैं ऐसे। इस रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सिंस इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं इसलिए E से स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो फाइनली जो रेज ऐसे जा रहा था वो फाइनली ऐसे निकल गया, मतलब कितना डेविएशन हो गया। तो इस रेज को अगर हम थोड़ी ऐसे एडवांस कर दे, थोड़ी बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ये जो दिस एंगल इज कॉल्ड डेल, दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन ना बस इस ट्रायंगल, बस इस रे का ही काम है, आराम से निकाल सकते हैं कुछ ट्रायंगल्स की एंगल्स वगैरह निकाल करके एंगल ऑफ डेविएशन को जान सकते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू क्या होने वाला है। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। कुछ नेमिंग कर लेते हैं, सपोज दिस इज O, दिस पॉइंट इज M, दिस पॉइंट इज N।
हमारे पास एक ट्राइंगल है OMN और साथ में हमारे पास एक और ट्राइंगल मिलेंगे जिसमें एंगल ऑफ डेविएशंस वाला बात करूंगा मैं यहाँ पे। थोड़ी मैं इस लाइन को थोड़ी यहाँ पे ऐसे मिला देता हूँ और इस लाइन को भी थोड़ी ऐसे बेंड कर देता हूँ ऐसे। ये डॉटेड लाइन है इसलिए थोड़ी सी आप डॉटेड कर लोगे इसको। OMN और इस पॉइंट को हमने P बोल लेते हैं, लेकिन हम पहले ट्राइंगल OMN में बात करते हैं। इन द ट्राइंगल OMN, इन द ट्राइंगल OMN मैं कुछ और भी एंगल्स में लिखने जा रहा हूँ, आप सब ध्यान से बताएंगे उसकी वैल्यूज को। देखना भी ये पूरा कंप्लीटली 90 डिग्री है, तो ये व्हाट वुड दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा अभी जो मैं दिखा रहा हूँ? 90 और इसी के सिमिलर फैशन में इस वाले इसको देखेंगे, इस वाले को भी बताएंगे। बताइए तो क्या होगा? दिस इज 90 माइनस R2, राइट? ओके, ये टोटल 90 डिग्री है, ये R2 है, तो ये हो गया 90 माइनस R2, isn't it? क्लियर है भाई? ओके, तो 90 माइनस R2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आ जाओ भाई यहाँ पे लिख लो, फिर 90 माइनस R2 आप ऐसे भी करके लिख डालो 90 माइनस R2। अच्छा, इस OMN ट्राइंगल में एंगल A प्लस 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 should equal to what? 180 degree. Sum of the angles, ठीक है? 90, 90, 180 means A is equal to R1 plus R2. चाहे कुछ भी हो, A की वैल्यू R1 plus R2 होने वाली। एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 plus R2. तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, नंबर 1 फैक्ट एक निकल गया यहाँ पे आ गया। इजी है ना? ओके, अब एक और ट्राइंगल हम देख रहे हैं PMN, एक और ट्राइंगल देख रहे हैं PMN, उससे हम एंगल ऑफ डेविएशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट कीजिए इसको फास्ट। This angle is I, this whole angle is I, this angle is E, this whole angle is E, this is R2, so बाकी जो रेसिडुअल एंगल बच गए वो E minus R2। क्लियर है सबको? है ना? okay. तो ऐसे आप बोल्ड करके बनाए, ऐसे डम्बल बना कर बनाए, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सब? नहीं होगा? एक बार नहीं आना समझ में तो फिर से ड्रॉ कीजिए एक बार डायग्राम को, थोड़ा सा बड़े साइज में कर लीजिए, आ जाएगा समझ में। तब भी समझ में नहीं आया? यही गोल है। अब पैर को ऊपर करके सिर को नीचे करके मेडिटेशन किया करो, हो जाएगा सर। हाँ, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, एंगल चौड़ाई कर क्या करता है? फिगर इतना बड़ा बना दिया, ये देखो फिगर इतना बड़ा बना दिया ट्राइंगल, और एंगल छोटा कर दिया, क्या दिखाई देगा? और थोड़ा यहाँ पे लगे इंसिडेंट सब बड़ा बनता, कोई फायदा हुआ? तुम्हारा फिगर एक्चुअली इसी साइज का लगे, इसी साइज, क्योंकि तुमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ले लिया। बड़ा कब होता? जब यहाँ पे लेते तो बड़ा हो जाता ना। चलो ठीक है, हो गया। अब दूसरे पेज में बनाओ, दूसरे पेज में कुछ छोड़ो। चलो हो गया समझ में आ गई। ए हो गया डेल, ए हो गया ए, ओके।
Also by Snell's law, at the first refraction, ठीक है, फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे, यहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन है, बोलिए तो क्या है, स्नेल्स लॉ बोलते हैं μ1 into sin I should equal to μ2 into sin R, ये होता है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए करते हैं, μ1 मींस 1, तो 1 into sin I into μ into sin R1 बोल सकते हैं ऐसा। And at the second refraction, similarly, means what is the sin I mu sin R1, ये आ रहा है ना यहाँ पे। What is the mu? It is a sin R1 divided by sin I, ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे, कभी जरूरत पड़े तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको यूज करेंगे हम आगे चल करके। या फिर यहां से हम बोल सकते हैं व्हाट इज आई द साइन इनवर्स दिस वन। चलो इसको बात करो। एट द सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात कर सकते हैं आप। एट द सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या बोलेंगे, म्यू इनटू साइन R2, एंगल भी इस तरह का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसी साइड का, म्यू इनटू साइन R2 सो इक्वल टू 1 इनटू साइन E, इक्वल टू 1 इनटू साइन E। जरूरत पड़ेगा तो हम इन दोनों लॉ को इस्तेमाल कर लेंगे, इन दोनों रिलेशंस को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसमें स्पेशल कंडीशन करते हैं। क्या इस एंगल ऑफ इमर्जेंस, सॉरी इस डेल को, जो एंगल ऑफ डेविएशन है, इस एंगल ऑफ डेविएशन को मिनिमम बोलना है कि व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इस प्रिज्म में जो हमारा स्टडी करना होता है वो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन को करना होता है। तो मिनिमम एंगल क्या करे कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाए, तो लॉ ऑफ सिमेट्री से अगर रेज ऐसे जाए या फिर ऐसे आए, सेम एंगल ऑफ इमर्जेंस या सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है बाय सिमेट्रिकल सिचुएशन। हमारा टॉपिक क्या है, प्रिज्म, और प्रिज्म में अब जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है वो है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। क्या भाई, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है इसको, और a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया है। ठीक है, ये a इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है, ये याद रहेगा सर, हटा दे इसे अब। नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट अबाउट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम डेल m से इंडिकेट करेंगे। एंड बाय लॉ ऑफ सिमेट्री, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ऐसे इंसिडेंट करोगे ना तो रे ऐसे निकल जा रहे हैं, और अगर ऐसे इंसिडेंट करोगे तो रे को ऐसे आना चाहिए था। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में जब हम इसको लॉ ऑफ सिमेट्री में आ जाते हैं तो ऐसे देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी उतना ही रखो, और ये जो रेज बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, और फिर ये ऐसे आ जाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर इक्वल हो जाए ना, तो एट दैट कंडीशन बाय लॉ ऑफ सिमेट्री I इज इक्वल टू E फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अगर I की वैल्यू E के इक्वल हो जाएंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन से आपको मालूम चलेगा कि R1 इज ऑल्सो इक्वल टू R2, ये R1 है और ये R2 है, देन R1 इज ऑल्सो इक्वल टू R2 हो जाएंगे। हम उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं, यहां से भी जस्टिफाई हो सकता है, R1 इज इक्वल टू R2। लॉ ऑफ सिमेट्री में क्या आएगा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन प्रूफ करना हो, जस्टिफाई करना हो तो हम क्या बोलेंगे, बाय लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी
I is equal to E, if I is equal to E, if I is equal to E, then R1 should equal to R2, ये भी इक्वल हो जाता है, and that should equal to the R say. And what is the A is equal to R1 plus R2, means A is equal to 2R. So what is R? It can be A by 2. अच्छा, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए R की वैल्यू ऑटोमेटिकली फिर क्या बन जाएगा? A by 2 आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? एक कंडीशन को आपको अप्लाई करना है, नहीं आ रहा समझ में? याद रख लो, लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी क्या करता है भाई? अगर इंसिडेंट रे ऐसे जाए तो इमर्जेंस ऐसे हो जाएंगे, अगर इंसिडेंट ऐसे है तो पाथ को रिट्रेस करना चाहिए, पाथ को रिट्रेस करना चाहिए। पाथ रिट्रेसिंग तभी हो सकता है जब आई की वैल्यू ई हो, मतलब इधर से जाए या इधर से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज लॉ ऑफ सिमेट्रिसिटी। तब जो भी एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो क्या होगा? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आई की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए आई की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू A by 2 यहां से आ जाएगा, बिकॉज R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R2 ऐसे हो रहे हैं। क्लियर है? नोट करें इसको अच्छे तरीके से। सबको याद है ना क्वेश्चन नंबर 2? डेल I प्लस E इक्वल माइनस R1 प्लस R2, I और E सेम हो गए, I प्लस I माइनस R प्लस R, 2I माइनस 2R, 2 कॉमन लिया, I माइनस R, दिस इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन भाई मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको कैलकुलेट करना है तो कौन सी फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? डिपेंड करता है कि कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है। अगर I और R गिवन है तो कर सकते हैं, अगर R नहीं मालूम है तो हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है तो एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में निकाल सकते हैं। लाइक एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे आया था A इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल टू, तो हम एंगल ऑफ प्रिज्म के फॉर्म में भी इसको लिखेंगे 2I माइनस 2R means 2I minus A. What is the angle of minimum angle of deviation? 2I minus A. उसी का डिफरेंट फॉर्म है, 2I minus 2R है ना यहाँ पे, 2R। ओके है? क्लियर है? अब हम इसको थिन प्रिज्म के लिए देखेंगे। फॉर थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म में देखिए स्नेल्स लॉ से फर्स्ट रिफ्लेक्शन में आया था रिलेशन, क्या आया था भाई? 1 into sin I is equal to mu into sin R, ऐसे आए थे। जब थिन प्रिज्म होता है मतलब क्या होता है? यहाँ पे देख लो, तो R को हम क्या बोलना है? दिस इज म्यू इनटू साइन A by 2, ये बोलना है ना, साइन I म्यू इनटू साइन A by 2। क्लियर है? नॉट क्लियर? ओके। थिन प्रिज्म है मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस I R A आर वेरी स्मॉल। अगर स्मॉल होंगे तो साइन आई को हमने क्या बोलना है? साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एंड साइन A by 2 इज ऑल्सो इक्वल टू A by 2। होने हैं कि नहीं? नहीं होंगे?
की हो गया, बाहर चल जा। बोलो भाई, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आई कैन बी इक्वल टू म्यू इंटू ए बाई टू। नहीं हो सकता। इस इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं फिर? आई इज इक्वल टू म्यू इंटू ए बाई टू। नॉट क्लियर? सो व्हाट इज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अगेन? हेंस डेल एम कैन बी इक्वल टू 2, और आई के यहाँ पे हमें क्या लिखना है? म्यू इंटू ए बाई टू माइनस ए। बोलो वैल्यू क्या आ जाएगा? ए बाई टू यहाँ पे कैंसिल, म्यू माइनस 1 इंटू ए। भाई अगर एंगल काफी छोटा होना, ए की वैल्यू फॉर द थिन प्रिज्म दोनों ने बिल्कुल माहौल को बड़ा अजीब कर देते हो भाई। If A is less than 14 degree, we have to use this formula. अगर A की वैल्यू 14 डिग्री से कम हो तो हमें इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करना है, और A की वैल्यू 14 डिग्री से ज्यादा हो तो हमें ऐसे इस्तेमाल करना है। और साथ में हम यहाँ से एक और इसको और इस रिलेशन को मिला करके ना, इन दोनों रिलेशन को मिला करके एक और म्यू वाला रिलेशन भी अचीव करेंगे, वही दिखाऊंगा, उसका भी हो जाएगा। तो यूज दिस, यहाँ पे लिखो यूज इट व्हेन या इफ, यूज इट when A is less than 14 degree, especially for the thin prism में आपको इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करना, और थिक प्रिज्म हो तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर लेंगे, या फिर और भी हमारे पास सोल्यूशन होगा थिक प्रिज्म के लिए स्पेशली, जो मैं इन दोनों इक्वेशन से मिला करके बनाऊं, जिसमें म्यू की वैल्यूज भी आएंगी, म्यू से डिपेंडेंट। वैसे तो ये भी है, ये सभी थिक प्रिज्म के लिए डेल एम ये भी है सारा कुछ, लेकिन ये वैल्यूज गिवन होंगे तब तो। अगर ये वैल्यूज नहीं गिवन हो, म्यू की वैल्यू गिवन हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म गिवन हो, तो फिर हम इनको यूज करके निकालें। तो करके देखना यहाँ पे हमें क्या करना है। 2i म्यू इज इक्वल टू क्या हो सकता है? साइन आई अपॉन साइन ए बाई टू। और यहाँ से बोलेंगे अच्छा व्हाट इज आई, यहाँ से बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4 से व्हाट इज आई बोलना, तो आई की वैल्यू क्या हो सकता है भाई? डेल एम प्लस ए बाई टू। फोर ए, कौन सा इक्वेशन है? 4a, यहीं पे लिख लीजिए, इसके पास ही आप अटैच कर लीजिए कहीं पे 4a के पास। I can also be equal to del m plus a, इधर लिया है del m plus a by 2। इक्वेशन नंबर 5 इसको 4a और 5 को मिलाते हैं, 4a और 5 को मिलाते हैं। Also from 4a and 5, इक्वेशन 5 इन दोनों को मिलाओ। म्यू इज इक्वल टू क्या है भाई? साइन आई अपॉन साइन ए बाई टू। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन ए बाई टू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये अगर प्रिज्म की डेविएशंस की बात करते हैं तो ये एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये जो है थिन प्रिज्म के लिए यूज होंगे, और ये जो है ना थिक प्रिज्म के लिए यूज होंगे, जिसमें म्यू की वैल्यू गिवन होंगे, ए की वैल्यू। यहाँ पे देखना ऑल्सो म्यू कैन ऑल्सो इक्वल साइन आई, आई के यहाँ पे क्या लिखना चाहोगे भाई? डेल एम प्लस ए बाई टू, और फिर यहाँ पे है साइन ए बाई टू, ऐसे। This is the mu. So this is one of the important relation. तो मोस्टली ये रिलेशन ही होते हैं फॉर द थिक प्रिज्म। यूज इट फॉर थिक प्रिज्म, यूज इट फॉर थिक प्रिज्म, एंड यू हैव टू यूज इट फॉर दिस थिन प्रिज्म। मतलब रिलेशंस तो बीच में बहुत सारे आ गए,
लेकिन उस रिलेशंस को भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस में गिवन है। लेकिन मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस थिन प्रिज्म के लिए आपको इससे सॉल्व हो जाएगा और थिक प्रिज्म के लिए सॉल्व हो जाएगा। नहीं, आपके माइंड में सेट किया कि नहीं रिलेशंस? क्लियर है? डन? विदाउट नहीं, डाउट रहेंगे तो अभी क्लियर नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, बोल सकते हो। अच्छा,